हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग पेंडुलम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन है, इसमें दो चार्ज है Q1 और Q2 और Q1 का मास M1 है जो बॉब है और जो Q2 चार्ज है उसका मास M2 है जो बॉब है। स्ट्रिंग जो है नॉन कंडक्टिंग रहेगा और इसका लेंथ नहीं गिवन है, बस ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल में दोनों। तो यहाँ जो भी डिस्कशन है सब रहता है मोस्टली दोनों चार्ज को हॉरिजॉन्टल लेवल में ही रख के किया जाता है ताकि फोर्स हॉरिजॉन्टल रहे और जहां तिरछा होगा वहां पे डिस्कशन वैसा रहेगा। तो मोस्टली दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल में है। तो जो भी गिवन क्वांटिटी है उनमें रिलेशन निकालना है। तो मोस्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो एंगल है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं, चार्ज पे डिपेंड करेगा कि नहीं, किस टाइप का डिपेंडेंसी होगा, मास ज्यादा पे एंगल क्या होगा, मास कम पे एंगल क्या होगा, चार्ज से क्या रिलेशन होगा, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जनरल एक बात करने जा रहे हैं। तो पेंडुलम का एक शुरू में भी क्वेश्चन किए थे, वहां पे ये आइडेंटिकल ले लिए थे हम लोग, जो एंगल आया था बराबर आया था। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आइडेंटिकल ना हो तो एंगल से क्या फर्क पड़ने वाला है, एंगल जो है उस पर किस तरह से डिपेंड करेगा, किन फैक्टर पे एंगल जो है डिपेंड करेगा। तो दोनों पे हम लोग फोर्स की बात करें तो किस पे क्या क्या फोर्स लगेगा वो बात कर लेते हैं। जैसे कि फोर्स लगेगा क्या क्या, तो एक टेंशन लगेगा, एक mg लगेगा, एक दोनों के बीच का कूलम्ब फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लगेगा। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो टेंशन अलग अलग होगा, मास अलग अलग है तो mg अलग अलग होगा, लेकिन जो कूलम्ब फोर्स है वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम होगा। क्योंकि जो कूलम्ब फोर्स है वो डिफरेंट चार्ज होने के बावजूद भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाता है। जितना ये इसको धक्का मारेगा उतना ही वो इसको धक्का मारेगा। और चूंकि mg ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है तो वो तो मास पर डिपेंड करेगा, mg होता है तो इसका होगा m1g, इसका होगा m2g। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो कूलम्ब वाला फोर्स है वो डिफरेंट नहीं होगा, वो नहीं डिफरेंट कर देना है, जितना ये उस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। तो अगर इसको हम लोग फोर्स में ड्राइंग करें, यहीं पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं इसी पे, ये m1 था तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं m1g। इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F E मान लेते हैं, F मान लेते हैं, उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा। तो जितना फोर्स कूलम्ब का इस पे इधर लगेगा उतना ही उस पे इधर लगेगा, दोनों पे कूलम्ब फोर्स सेम होगा। इस पे नीचे की ओर लगेगा m2g, इसका मास m1 था तो नीचे की ओर लगा m1g, इसका मास m2 था नीचे की ओर लगा m2g। यहाँ टेंशन इधर T1 मान लेते हैं, यहाँ टेंशन इधर T2 मान लेते हैं। तो ये T1 टेंशन लगा, T2 टेंशन लगा। तीन फोर्स में बात किया था कि एक तो कंपोनेंट लेके भी सोल्व कर सकते जो कि एनएलएम में पहले किया जाता था। दूसरा ये बात की कि तीन फोर्स में कि ये दोनों का वेक्टर सम अगर इसके जस्ट अपोजिट हो, पहले भी बात मैं कर चुका हूं, तो तीन फोर्स में अप्लाई किया जा सकता है। खासकर ये परपेंडिकुलर में हो, तीन ऐसे नहीं, जब ये परपेंडिकुलर वाला हो तो उसके मीन दोनों का जो वेक्टर सम होगा इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। अगर इसके जस्ट अपोजिट होगा तो उस केस में ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर सम, तो वो एंगल θ1 है तो एंगल θ1 होगा, यहाँ वर्टिकल से θ1। यहां अगर बात करें ये θ2 होगा, तो ये T1 की अपोजिट इसका होगा। तो इसका जो इन दोनों का वेक्टर सम है T1 का अपोजिट होना चाहिए, और इन दोनों का जो वेक्टर सम है T2 के अपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से बन जा रहा है, ये रेक्टेंगल बन जा रहा है, ये ऐसे लेके चलेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी जाकर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अदर ट्रायंगल में तो फॉर्मूला लगना नहीं है, तो अगर ये फोर्स तिरछा लगने लगा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा, mg वर्टिकल है तो उस केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, जिसका हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करके tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग लगा सकते हैं। तो tan θ1 कितना होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जिसके साथ एंगल वो बेस होता है सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये F है तो भी F रहेगा, तो हो जाएगा F बाई m1g। उसी तरह से जो tan θ2 है कितना होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर जो है F ही है अपॉन m2g। दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, F इक्वेट कर दिया जाए तो F हो जाएगा m1g tan θ1 इक्वल टू m2g tan θ2, g से g हट गया।
तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, tan θ1 बाई tan θ2, ये उल्टा रिलेशन आ जाना है m2 बाई m1, ये रिलेशन आ रहा है। ये जो एंगल का रिलेशन है चार्ज से इंडिपेंडेंट है, मतलब चार्ज कुछ भी रहे दोनों पे, उससे इस एंगल को फर्क पड़ने वाला नहीं है। चार्ज सेम रहे डिफरेंट रहे, कोई भी चार्ज है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मास से फर्क पड़ेगा, तो मास से क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली की इनवर्सली। तो देखो यहाँ पे 1 ऊपर है 2 नीचे, यहाँ 2 ऊपर है यहाँ 1 नीचे है, तो मतलब इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, या थीटा में भी लेके चलेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम, और जिसका मास कम उसका एंगल ज्यादा। तो ये यहाँ पे रिलेशन है। इसको थोड़ा सा एनालाइज भी करते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें mg ज्यादा लगेगा। जो भी है रस्सी है, मान लो यहाँ पे मास है, उसमें mg ज्यादा लगेगा। mg जब ज्यादा लगेगा तो नीचे की ओर झुका रहेगा, और जिसमें मास कम होगा उसमें mg कम लगेगा तो थोड़ा सा ऊपर की ओर डेविएटेड रहेगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उस पर लोड एक तरह से ज्यादा है, तो लोड ज्यादा है तो एंगल कम बनेगा, और जिसका मास कम है उसका एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो मास ज्यादा होगा तो कम ये जो है ज्यादा झुका रहेगा, मतलब ये एंगल वर्टिकल से कम बनेगा। ज्यादा मास होगा तो ये एंगल जो है कम बनेगा, और कम मास होगा तो ये जो एंगल होगा वर्टिकल से ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ये डिस्कशन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है ये क्वेश्चन के थ्रू, कि जो एंगल होगा उसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है। अगर हम चार्ज डिफरेंट है सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास अगर डिफरेंट है तो फर्क पड़ेगा। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम, जिसका मास कम उसका एंगल ज्यादा। ये ध्यान यहां रखना है। तो एक बात हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे पॉज करके, एक बात यहाँ पे हम लोग ध्यान नोट डाउन कर सकते हैं कि therefore if m1 equal to m2 and q1 not equal to q2, q छोटा हम लोग लिए, q1 not equal to q2, then क्या होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मास बराबर हो गया तो मास बराबर हो तो एंगल सेम हो जाएगा, चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में θ1 जो है θ2 के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज सेम रहेगा डिफरेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मास अगर सेम हो गया तो एंगल सेम हो जाएगा, मास डिफरेंट होगा तो उस केस में एंगल डिफरेंट होगा। तो जो ज्यादा होगा, मान लो अगर यहाँ पे केस किया जाए कि इफ m1 ग्रेटर देन m2 देन, तो क्या हो जाएगा, θ1 जो होगा लेस देन θ2 होगा। अगर जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम बनेगा। ये यहाँ डिस्कशन क्वेश्चन है। ये वर्टिकल सपोर्ट है कुछ, उस पे एक रस्सी इधर है पेंडुलम का, एक रस्सी इधर है। ये एंगल अल्फा बना रहा है वर्टिकल से, और ये जो एंगल है वो बीटा बना रहा है। इस जो पेंडुलम से यहाँ जो बॉब है उसका जो कनेक्टेड उसका मास m है, चार्ज 2q है। यहाँ जो है मास 2m है, चार्ज q है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल में मान के चलना है। हमें अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है। प्रीवियस जो डिस्कशन हुआ उसी कंसेप्ट पे, तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलो देखो डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर इस दोनों का एबिलिटी देखते हैं, फोर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, m और 2m है, तो यहाँ पे तो फोर्स लग जाएगा mg, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2mg। ये कॉमन पॉइंट से है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टेंशन जो है रस्सी के डायरेक्शन में लगेगा। तो जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ टेंशन T1 मान लेते हैं, यहाँ टेंशन T2 मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों का पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करके मैं दिया हूँ। और जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे वो सेम लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स जो है। चार्ज कुछ भी रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, फोर्स तो सेम ही लगेगा। तो फोर्स F और F मान लिए। तो अगर देखो तो वही वाला कोई डिस्कशन है पुराना, कि इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो एंगल हो जाएगा अल्फा। और इन दोनों का जो वेक्टर सम है इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो ये जो एंगल होगा वो बीटा। तो F और mg का जो वेक्टर सम है T के अपोजिट होना चाहिए, T1 के, और F और 2mg का जो वेक्टर सम है T2 का अपोजिट होना चाहिए। तो वर्टिकल से बीटा है तो भी वर्टिकल से बीटा होगा।
ये वर्टिकल से अल्फा है तो ये वर्टिकल से अल्फा होगा। तो ये कॉमन पॉइंट है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एफबीडी जो है वो टेंशन के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। जो एंगल बनेगा वर्टिकल से एंगल है, कहीं भी कनेक्टेड, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो तुरंत लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस f बाई mg। और tan बीटा जो आएगा वो कितना आएगा f बाई 2mg। तो देख लो कितना बनने वाला है। f बाई जी हटा दो, एक तरह से f बाई जी हट गया तो m यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो या इस तरह से लिख लो mg tan अल्फा इक्वल टू 2mg tan बीटा। तो f को इक्वेट कर रहा हूं, mg tan अल्फा इक्वल टू 2mg tan बीटा, दोनों f को इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि f बराबर है। तो यहाँ पे बेनिफिट है कि हमारा f जो है वो सेम है। तो g से g हट गया, इनफैक्ट mg से mg हट गया, तो tan अल्फा जो है बराबर हो गया 2 tan बीटा। तो ये रिलेशन है, ये डिस्कशन था। अगर इसमें एंगल स्मॉल होगा, बहुत बार ऐसा भी रिलेशन दे देता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो अगर दोनों एंगल वेरी स्मॉल हो तो उसके tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है, tan थीटा थीटा के बराबर होता है, sin थीटा tan थीटा ये रहता है। ये स्मॉल में जो होता है, थीटा स्मॉल में sin थीटा ऑलमोस्ट थीटा होता है, और tan थीटा भी ऑलमोस्ट थीटा होता है, cos थीटा जो है 1 होता है। कब? जब थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा अगर स्मॉल हो तो ये अप्रोक्सीमेशन काम आता है। तो थीटा अगर टेंडिंग टू 0 नहीं है, 0 क्या वेरी वेरी नियर है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा थीटा लिख लेते हैं, tan थीटा थीटा लिख लेते हैं, cos थीटा 1 हो जाता है। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। तो कभी कभार एक काम आता है, जहां आएगा वहां पे इसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ के लिए यही आंसर है, यहाँ पे केवल यही रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था कि अल्फा बीटा स्मॉल। मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ रहे डिस्कशन में कहीं पे, तो वहां पे ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। तो नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन है, ये एससी वर्मा का सोल्व क्वेश्चन है, सोल्व किया हुआ है, लेकिन फिर मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपोनेंट वगैरह, जैसे इससे पहले हम लोग बात किए थे कि चार्ज जो है दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल में होता था तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगता था। उस केस में कंपोनेंट, या जो हम लोग बात किए कि राइट एंगल ट्रायंगल बना करके टेंशन के अपोजिट फोर्स नेट फोर्स करके वहां से हम लोग tan थीटा लिख लेते थे। लेकिन इसमें वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ अगर पहले क्वेश्चन क्या हो देख लो कि ये वॉल है, ये दीवार है, कुछ दीवार है, उसमें एक चार्ज को फिक्स कर दिया गया है। यहाँ से L दूरी पे इसको फिक्स, ये रस्सी नहीं है, ये फिक्स है, वॉल बोल सकते, ये वॉल है, ये वॉल है, उसमें एक चार्ज को फिक्स, जैसे दीवार है, दीवार में यहाँ से L दूरी पे फिक्स कर दिया गया और यहीं से एक रस्सी ऐसे लटकाया गया है। तो रस्सी का भी लेंथ L है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो इस पॉइंट से जहां से रस्सी लटकाया गया वहां से L दूरी नीचे है, रस्सी का लेंथ L है, और चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम रखा गया तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करके कुछ तिरछा जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो जाना नहीं है, हॉरिजॉन्टल गया तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी L लेंथ है, भी L लेंथ है, तो कुछ तिरछा जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम गेन किया तो उस केस में इसका एंगल थीटा है, क्वेश्चन में गिवन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एंगल है वो थीटा है, मास दिया है, mg को कंसिडर करना है। तो रिलेशन निकालना, जो भी गिवन क्वांटिटी है वहां से थीटा या क्यू कुछ निकालना है। मैं यहाँ रिलेशन बात कर लेता हूँ। तो ये कुछ डिस्कशन है। अब यहाँ फोर्स की बात किया जाए तो जो फोर्स लगेगा, अच्छा यहाँ पे किसका एबीडी करेंगे वो पहले बात कर ले। चूंकि ये फिक्स है तो इसकी एबीडी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg ऐसा कुछ केवल नहीं रहा होगा, बाहर से भी जो दीवार है, दीवार में फिक्स किया गया, दीवार में फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा हो हमें नहीं पता, तो इसके एबीडी से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका मास भी नहीं दिया हुआ है। हमें इसका एबीडी करना है। ये हवा में लटका हुआ है, इस तरह से लटका हुआ है, इसका हमें एबीडी करना है, इसमें नेट फोर्स की हमें बात करना है, नेट फोर्स 0 करना है। कौन कौन फोर्स लगेगा? एक mg डाउनवर्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लगने वाला, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, और टेंशन इधर लगेगा। तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें फोर्स को, तो mg तो डाउनवर्ड हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगा और टेंशन जो है इधर लगेगा, ये होगा। अब इसको अगर कंपोनेंट से
सोल्व करोगे तो एक तो एंगल देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से, और ये भी नहीं यहाँ कर सकते कि इन दोनों का, जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसको बैलेंस तो करेगा, लेकिन वो रिजल्टेंट में हम लोग tan थीटा नहीं लगा सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा यहाँ पे। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं लगा सकते, तो फिर हम लोग कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। तो फिर एंगल लेना होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से सभी का, तो एंगल लेना बहुत डिफिकल्ट है। फिर कंपोनेंट लोगे तो टी का इधर एक एंगल आएगा, टी का इधर एंगल आएगा, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है सोल्व करना। तो ट्राई कर सकते हो, वैसे बहुत ही लेंदी जाता है। तो उसके अलावा एक मेथड होता है लेमिज थ्योरम, जो कि वेक्टर में आता है। लेमिज थ्योरम एक्चुअली मैथ में जो एक रिलेशन आता है, ये किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी, ये जो आता है ए के सामने का ए, बी के सामने का बी, सी के सामने का सी, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये जो ट्रायंगल है उसमें ये होता है, ये पता होगा। तो इसी से बेस्ट यहाँ डिस्कशन आता है इसको लेमिज थ्योरम में कि अगर तीन फोर्स हो, तीन वेक्टर हो, कोई फोर्स होना जरूरी नहीं है, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन वेक्टर है। ए के सामने वाला एंगल इसको अल्फा मान लेते हैं, बी के सामने वाला एंगल इसको बीटा मान लेते हैं। तो ए के जो सामने उसका एंगल अल्फा, बी के जो सामने उसका एंगल बीटा, और सी के जो सामने एंगल उसको एंगल हम लोग गामा मान लेते हैं कि एंगल गामा है। ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। अगर तीन वेक्टर इस तरह से है और ये इक्विलिब्रियम में है, नेट वेक्टर सम इनका 0 है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो तीनों वेक्टर का सम 0 है तो ट्रायंगल बनाएगा। वेक्टर में पढ़े होगे कि तीन वेक्टर का सम अगर 0 होता है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, तो ही 0 होगा कि जहां से चले वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वेक्टर सम डिस्प्लेसमेंट पे होता है। तो इस केस में रिलेशन क्या होगा, तो यही वाला ए के सामने वाला जो था उसी तरह से, तो ए बाई साइन अल्फा। तो ध्यान रखना है कि जो फोर्स या जो भी वेक्टर लेना है, जनरली यहाँ फोर्स बात करेंगे, कोई वेक्टर में भी हो सकता है। तो ए के सामने वाला अल्फा, तो ए बाई साइन अल्फा बराबर होगा बी बाई साइन बीटा बराबर होगा सी बाई साइन गामा। ये रिलेशन होता है, इसी को लेमिज थ्योरम बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो इससे कुछ हद तक आसान होता है। वैसे इस मेथड से वहां पे सोल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं उठाया हूँ एक और अनदर मेथड से कराने के लिए। ये मेथड तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके अलावा जो दूसरा मेथड है इससे भी आसान मेथड है उसको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, वो आगे बात करेंगे किस पे बेस्ट है। तो चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो लेमिज थ्योरम। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये फोर्स वगैरह भी निकालना होगा, तो फोर्स निकालने की दूरी चाहिए। दूरी कितना होगा, तो यहाँ पे अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से, तो ये दोनों एंगल जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा, थीटा बाई टू, हाफ एंगल, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो दोनों साइड बराबर है तो परपेंडिकुलर जो एंगल डिवीजन करेगा। तो अगर ये वाला लेंथ एल है यहाँ पे, ये इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये लेंथ एल है, तो एल का कॉस हो जाएगा, ये वाला एल का साइन होगा। तो ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा इतना, एल का साइन थीटा बाई 2। ये भी लेंथ तो नहीं हो जाएगा एल का साइन थीटा बाई 2, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2l का साइन थीटा बाई 2। ये इतना होगा एल का साइन थीटा बाई 2। तो अब इसको हम लोग करते हैं। तो टोटल जो लेंथ वहां हुआ वो हुआ 2l का साइन थीटा बाई 2। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा मैं लिख ही दे रहा हूं। ये साइन थीटा बाई 2 है तो पूरा लेंथ हो जाएगा ये 2l साइन थीटा बाई 2। यही दोनों के बीच का दूरी होगा, जिसको कि आर बोल सकते हैं, आर है लेंथ। एफ का वैल्यू कितना आएगा आगे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो एफ हो जाएगा के Q1 Q2, तो Q स्क्वायर हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 2l साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये के Q स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये फोर्स निकला। अब लेमिज थ्योरम में हम लोग को एंगल चाहिए, कि एंगल जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हमारा डिस्कशन होने वाला नहीं है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल से अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे
ये जो वर्टिकल से ये पूरा एंगल थीटा है, ये भी वर्टिकल से जो पूरा एंगल होगा यहाँ पे थीटा के बराबर होगा। ये जो एंगल होगा ये थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे कितना होगा, ये जो एंगल है तो यहां से देख लेते हैं, ये यहां से ये एंगल देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना, ये दोनों एंगल तो बराबर होगा। ये दोनों एंगल हम लोग अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि ये साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होना है। तो अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री। तो अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ये अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, ये जो एंगल है नीचे वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितने के बराबर आएगा। ये तीनों एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं, बीटा एंगल है, तो तीनों एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ये हो गया 180 डिग्री। तो थीटा अल्फा हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस बीटा 180 डिग्री। तो बीटा कितना हो जाएगा, इधर गया था 90 डिग्री होगा, और ये प्लस थीटा बाई 2 हुआ तो इधर आके हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2। तो बीटा वैल्यू है 90 माइनस थीटा बाई 2। ये ओवरऑल एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला यहां से यहां देख लो, ये जो एंगल है यहाँ बीटा, तो भी एंगल इधर में बीटा होगा, ऊपर वाला एंगल बीटा होगा। तो बीटा है 90 माइनस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो क्या ये वाला एंगल थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री, तो इसमें थीटा बाई 2 जोड़ दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल यहाँ पे पहले तो निकालना पड़ेगा सर। अब देखो तो सारा एंगल हम लोग को निकल चुका है। इसको अगर ड्रॉ करें और एंगल लिख लें इधर mg, कौन किसके सामने का एंगल, हमें इन दोनों फोर्स से काम है, टी तो रखना भी नहीं है। तो इनके एफ के सामने वाला एंगल ये पूरा एंगल है, तो एफ के सामने पूरा एंगल है, mg के सामने ये वाला पूरा एंगल है, टी के सामने पूरा एंगल है। तो टी पे हम लोग चल रही नहीं है, इन दोनों से हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एफ के सामने पूरा एंगल कितना है, एफ के सामने ये वाला एंगल, ये अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा एंगल टी और mg के बीच का एंगल। तो टी और mg का जो बीच का एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो तो 90 90 180 हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये एफ के सामने का हुआ। mg के सामने का एंगल कितना होगा, mg के सामने एंगल कितना आएगा, mg के सामने एंगल थीटा प्लस बीटा। तो बीटा में थीटा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें थीटा जोड़ दो तो जोड़ोगे तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। माइनस थीटा बाई 2, थीटा जोड़ना है तो आधा एंगल और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू होगा। अब इसमें लिखेंगे क्या, तो फोर्स में अगर लिखना है तो फोर्स के नीचे क्या आ जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, फोर्स और सामने का एंगल का साइन mg के सामने का एंगल क्या है, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। इसी को अगर सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा रिलेशन निकल जाएगा। तो जो थीटा वैल्यू है उसके में हमारा रिलेशन आएगा। तो नोट डाउन करो अभी, और इसको आगे रिलेशन ऐसा वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, पुट करते हैं। तो एफ का वैल्यू है, ये भी यहाँ पे है के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एफ का वैल्यू है। और नीचे में आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा ही रहेगा, पता होगा साइन 180 माइनस थीटा, 180 का एंगल चेंज नहीं होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और ये वैल्यू हो गया mg डिवाइड बाई साइन 90, तो ये कॉस हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो कितना वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये इधर कर लेते हैं, कॉस थीटा बाई 2 mg, इसको घटाते हैं, mg हो गया। और ये पूरा उधर मल्टीपल में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2।
साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिए, एक कॉस थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी के लिए वैसा किया तो रिलेशन आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा 8 mg इंटू एल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा बाई टू। यही रिलेशन है, इसमें जो वैल्यू निकालना उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो ये तो लेविस थ्योरम से हुआ, अगर ये कंपोनेंट से करते तो और भी ज्यादा लेंथी होता, तो ये उससे कुछ आसान हुआ, लेकिन ये भी उतना आसान नहीं है। इसमें एक्चुअली एंगल निकालने में एक तो है डिफिकल्टी, और दूसरा फिर एंगल निकालने में मैंने, उसके बाद तो फिर लेविस थ्योरम लगा देना। अनदर मेथड इसका करते हैं, उसमें देखते हैं क्या मेथड होगा और कितना आसान होगा, फिर नोट डाउन कर लो, फिर अनदर मेथड पे आते हैं। ठीक है, तो अनदर मेथड जो है वो टॉर्क का मेथड है। देखो टॉर्क के मेथड को हम लोग कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टॉर्क निकालने का जो डिस्कशन है उसको कैसे हम लोग यूज करके आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। ये फोर्स इधर लगा, एक फोर्स mg लगा और ये टेंशन लगा। अब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा किसी भी पॉइंट के बाद, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर कोई अदर पॉइंट लेंगे तो हमको दिक्कत होगा, तीनों का टॉर्क निकालना पड़ेगा। ऐसा पॉइंट लेते हैं इसमें टी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इनमें तो रिलेशन ही हमें निकालना है, तो पॉइंट कहां से पास करेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ ए में मान ले रहा हूं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखूंगा, तो अगर इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखूंगा तो टी का जो टॉर्क है वो तो जीरो हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी रहेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा टॉर्क। एफ और mg का होगा। अब एफ का जो टॉर्क लेना होगा, तो एफ का टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी होता है, तो परपेंडिकुलर दूरी इस फोर्स का कितना है इस पॉइंट से। तो अभी पिछले डिस्कशन में हम लोग यहाँ से देखे थे कि अगर इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये दोनों को आधे आधे एंगल में डिवाइड करता है। ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, इधर भी एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, ये लेंथ एल था। तो फोर्स ये है तो हमें दूरी ये वाला चाहिए, ये परपेंडिकुलर दूरी हुआ, ये वाला नहीं, ये परपेंडिकुलर दूरी। तो ये अगर एल है, ये एंगल थीटा बाई 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एल का कॉस थीटा बाई 2 ये होगा। एल है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो फोर्स का तो निकल गया परपेंडिकुलर दूरी। mg का परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा, तो चूंकि mg वर्टिकल है तो हमें दूरी हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल दूरी तो यहीं से ना निकल जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा कि अगर लेंथ एल है, ये एंगल थीटा, तो एल का कॉस एल का साइन, तो ये जो लेंथ है ये हो गया एल का साइन थीटा। तो टॉर्क अबाउट ए, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर फोर्स जो है और ये दो फोर्स मिलके राइट एंगल नहीं बना रहा है तीसरे के बैलेंसिंग के लिए, तो ऐसा में ये टॉर्क वाला मेथड लगा सकते हो, लेविस थ्योरम भी लगा सकते हो। देख रहे हो उसमें एंगल निकालना डिफिकल्ट है, उसमें ये टॉर्क वाला मेथड बहुत आसान होता है कि जो टेंशन इसके सामने जो पॉइंट है उस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, इन दोनों में तुरंत रिलेशन आ जाएगा। बस परपेंडिकुलर दूरी जो है अच्छे से ढूंढ लेना है, अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता परपेंडिकुलर दूरी ढूंढना, और एंगल का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, तो एफ का एफ इंटू ये रिलेशन जो है वो कितना है, एल का कॉस थीटा बाई 2, ये रिलेशन जो mg का टॉर्क क्या होगा, तो mg इंटू तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, तो mg इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये दूरी कितने के बराबर है, तो l है तो l का कॉस थीटा वाला हुआ l का साइन थीटा, तो l का साइन थीटा, तो l से l हट गया, कितना आ जाएगा, f का वैल्यू कितना आया था, KQ स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, ये लेंथ आया था साइन स्क्वायर आया था ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 और mg और साइन थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो फिर उसी तरह से रिलेशन इसको निकाल लेना है। तो देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है रिलेशन, यही रिलेशन के लिए हम लोग इतना लंबा किए थे, ये एक लाइन में आंसर आया है। इस रिलेशन के लिए हम लोग उधर क्या किए थे कि एंगल निकाले थे, एंगल के बाद लेविस थ्योरम लिखे थे, तब जाके रिलेशन आया था। ये एक लाइन में हमारा ये रिलेशन आ गया, एफ का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये रिलेशन के लिए हमको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ा था एंगल निकालने का। और यहाँ पे एक लाइन में हमारा रिलेशन आ गया कि एफ और mg में क्या रिलेशन होगा, टॉर्क क्या करोगे तो ये बहुत ही आसान मेथड होता है, ये मेथड यूज कर लोगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। नोट डाउन कर लो।
तो इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा और यूजफुल रहा होगा। केवल पसंद ही नहीं आया होगा, लेकिन बस तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा। तुम्हारे जो एग्जाम है, खासकर जो जेईई एडवांस एग्जाम है, उसके लिए ये सब जो क्वेश्चन है ज्यादा यूजफुल हैं। तो पढ़ते रहो। और एक चीज और कर सकते हो कि अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के बीच शेयर करो, ताकि और जो फ्रेंड है तुम्हारे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और आगे मैं और लेक्चर और जो क्वेश्चन वगैरह है उसे अपलोड करते रहूंगा। थैंक यू।